14-15 अगस्त 1947, 15 अगस्त की आधी रात जब सारी दुनिया नींद के आगोश में समाई थी, तब भारत के भाग्य का नया अध्याय लिखा जा रहा था। संसद भवन में संविधान सभा की बैठक चल रही थी और यहीं के सेंट्रल हॉल में जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से मशहूर आजादी की उद्घोषणा का अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आखिरकार गुलामी की सदियों पुरानी और अंधेरी रात खत्म हुई और आजादी के सुनहरे सूरज ने हिंदुस्तान की सरहद पर दस्तक दी। एक नया नवेला मुल्क हजारों संभावनाओं और करोड़ों उम्मीदों के साथ आजादी की पहली अंगड़ाई ले रहा था, लेकिन यह खुशी दर्द के साए में सिमट कर आई थी। इस देश के सीने पर कभी न मिटने वाली राजनीति की लकीर खींच दी गई। आजादी अपने साथ बंटवारे के गहरे जख्म भी लेकर आई थी। भारत और पाकिस्तान अब दो अलग अलग मुल्क थे और इसकी कीमत सरहदों के दोनों तरफ के लाखों लोग अपनी जान देकर चुका रहे थे। पंद्रह अगस्त से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक आजाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर अस्तित्व में आ चुका था। लेकिन उसके कई महीने पहले पाकिस्तान के लाखों शरणार्थियों का जत्था अपना सब कुछ गंवाकर पंजाब के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होना शुरू हो चुके थे। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का उदय मानवीय त्रासदी का सबसे खौफनाक अध्याय है। इतिहास की ये इबारत मानो आंसू, दर्द और खून से लिखी गई। बंटवारे के साथ विस्थापन के उस दौर में हजारों ने अपनी आबरू गंवाई, लाखों मारे गए और करोड़ों अपनी बसी बसाई जिंदगी छोड़ने को मजबूर हो गए। सरहदों को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। बंटवारे के साथ शुरू हुए मजहबी खून खराबे में दोनों मुल्कों की जमीन अपनों के ही खून से लाल हो गई। इतिहास के इस सबसे काले और क्रूर अध्याय की जिम्मेदारी जिस शख्स पर थी, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना मुल्क के बीच बंटवारे की लकीर को बनाने या फिर मिटाने की जिम्मेदारी इन चार शख्सियत पर थी। नेहरू, गांधी और पटेल बंटवारे के खिलाफ थे, जबकि जिन्ना अपने जिद पर अड़े हुए थे। मूल रूप से गुजरात के रहने वाले जिन्ना पेशे से नेहरू, गांधी और पटेल की तरह बैरिस्टर थे और 1898 में कराची में अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़कर मुंबई आ गए थे। विदेशी तौर तरीकों और पश्चिमी संस्कृति में रचे बसे जिन्ना अपनी सियासत के शुरुआती दिनों में कांग्रेस के एक बेहद उदार छवि के नेता माने जाते थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्हीं की कोशिशों की बदौलत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने सभी मतभेदों को भुलाकर एक साथ आजादी के लिए संघर्ष करने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे गांधी का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे जिन्ना कांग्रेस से दूर होते गए। 1923 में कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने मुस्लिम लीग का दामन थाम लिया। यही वो दौर था जब जिन्ना धीरे धीरे अपनी सियासी ख्वाहिशों की खातिर एक उदारवादी नेता से एक कट्टरपंथी लीडर के तौर पर तब्दील हो रहे थे। एक मुस्लिम नेता होने के बावजूद उस वक्त तक जिन्ना हिंदुस्तान के बंटवारे के हिमायती नहीं थे। 1930 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र रहमत अली ने जब पहली बार उनके सामने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क पाकिस्तान का खाका पेश किया, तब जिन्ना ने इसकी हंसी उड़ाई थी। 30 के दशक तक जिन्ना ने सियासत में कोई खास मुकाम हासिल नहीं किया था। ऐसे में हताश और निराश जिन्ना विलायत चले गए और हिंदुस्तान की सियासी सरगर्मी से दूर लंदन में अपना व्यवसाय जमाने लगे। 1934 में लियाकत अली के बुलावे पर वो हिंदुस्तान वापस आए
और मुस्लिम लीग के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। इस वक्त तक जिन्ना ये समझ चुके थे अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें एक अलग सियासी जमीन की दरकार है, और अब तक देश के बंटवारे के विचार की खिल्ली उड़ाने वाले बेहद दुबले कदकाठी का ये लीडर अचानक ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैरोकार बन गया। जिन्ना का आप अगर जीवन चरित्र देखें, पूरा उनका करियर देखें, तो वो एक वेस्टर्नाइज्ड मुस्लिम थे। जब उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व है वो हिंदुओं के हाथ में ही मूलतः रहेगा, तब पाकिस्तान की डिमांड जब शुरू हुई तो जिन्ना आखिरकार उन लोगों के साथ हो गए। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क के प्रस्ताव को रखा गया। हालांकि इसमें कहीं भी पाकिस्तान के नाम का जिक्र नहीं था, लेकिन आगे चलकर इसी प्रस्ताव पर हिंदुस्तान के बंटवारे और पाकिस्तान के निर्माण की बुनियाद रखी गई। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध का दैत्य दुनिया के सामने खड़ा था। ब्रितानी हुकूमत ने हिंदुस्तान को भी विध्वंस की उस विनाश लीला में शामिल कर लिया। अंग्रेजी हुक्मरानों के इस फैसले के खिलाफ 7 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। बंटवारे की सियासत कर रहे जिन्ना ने उस दिन को मुक्ति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव और 1942 के क्रिप्स मिशन के सामने भी जिन्ना ने हिंदुस्तान की आजादी से पहले बंटवारे की शर्त रखी, और इस तरह धीरे धीरे जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आकार लेने लगा। क्रिप्स मिशन की असफलता ने कांग्रेस को निराश कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने करो या मरो नारे के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी और निर्णायक संघर्ष का ऐलान किया। इस लड़ाई में उन्होंने जिन्ना से भी साथ आने की अपील की, लेकिन जिन्ना ने साथ आने से साफ इनकार कर दिया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गया। सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इसी वक्त जिन्ना ने भी अलग मुल्क की अपनी मांग को तेज कर दिया और मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ खड़ी हो गई। जिन्ना ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने का ऐलान किया। उन्होंने गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो की जगह बांटो और भागो का एक नया नारा भी दिया। बापू जिन्ना के सपने और पाकिस्तान की उनकी जिद के बीच खड़े थे। उन्होंने अपनी लाश पर ही मुल्क के 2 टुकड़े होने की बात कहकर जिन्ना को उनकी बेजा जिद छोड़ने की नसीहत दी, लेकिन जिन्ना किसी भी हाल में अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। इस मुल्क के मुस्तकबिल पर बंटवारे की मनहूस लकीर धीरे धीरे बनती दिखाई दे रही थी। बापू जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ जिन्ना ही इसे रोक सकते हैं। ऐसे में उन्होंने राजगोपालाचारी के एक फॉर्मूले पर जिन्ना से बातचीत शुरू की। साल 1944 में दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मुलाकातें हुई, लेकिन जिन्ना पाकिस्तान से कुछ भी कम में मानने को तैयार नहीं थे। We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. 25 जून 1945 गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए शिमला में सभी सियासी दलों की बैठक बुलाई, लेकिन जिन्ना के जिद के कारण वो बैठक सिर्फ 2 दिन ही चली। उसके बाद इस बैठक को असफल बताकर रद्द कर दिया गया। शिमला सम्मेलन में मौलाना आजाद ने कांग्रेस की तरफ से कार्यकारिणी की एक सूची पेश की, जिसमें मुस्लिम लीग के 3 सदस्यों के साथ 2 और मुस्लिम नेताओं को भी शामिल किया गया था, लेकिन जिन्ना ने इसे खारिज कर दिया। उनकी मांग थी कि कार्यकारिणी के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के ही सदस्य होने चाहिए, जबकि कांग्रेस मुस्लिम लीग को देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं थी। इसकी वजह से ये सम्मेलन बिना किसी फैसले पर पहुंचे ही खत्म हो गया। जब सभी नेता बैठक के लिए माउंटबेटन के निजी कमरे में पहुंचे तो उनके सेक्रेटरी ने सभी के सामने एक बादामी रंग की फाइल रखी। फाइल को देखकर नेहरू गुस्से में तिलमिला उठे।
दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते होते ये तय हो चुका था कि ब्रितानी हुकूमत भारत को अब ज़्यादा दिनों तक गुलाम नहीं रख पाएगी। इसी बीच 1945 के चुनाव के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई। विंस्टन चर्चिल की जगह पर क्लाइमेट एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। एटली ने इसके फौरन बाद अपने कैबिनेट के 3 सदस्यीय समिति को भारत भेजा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू की। जिन्ना ने बड़ी चतुराई से कमेटी के सामने अलग पाकिस्तान की मांग रख दी, जबकि कांग्रेस ऐसे किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस के विरोध और कैबिनेट मिशन की उपेक्षा के बाद जिन्ना ने 16 मई 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। मई 1946 की वो तारीख बंगाल के इतिहास में काला दिवस साबित हुई। दोनों संप्रदायों के बीच उपजे तनाव ने देखते ही देखते खूनी रंग अख्तियार कर लिया और पूरे शहर की सड़कें बेगुनाहों के खून से लाल हो गई। उस समय कलकत्ता में मुस्लिम लीग की सरकार थी, लेकिन सरकार की मुखिया सोहरावर्दी ने उस हिंसा को रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की। डायरेक्ट एक्शन डे से पैदा हुई सांप्रदायिक आग धीरे धीरे कलकत्ता के बाहर फैलने लगी और देखते ही देखते पूरा बंगाल इसकी चपेट में आ गया। उस हालात में एक बारगी तो पूरा देश ही गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई देने लगा। मौका देखकर जिन्ना ने कांग्रेस पर बंटवारे का दबाव बढ़ाया और कुछ हद तक इसमें सफल होते भी दिखे। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. सांप्रदायिकता के बारूद पर बैठे देश को देखकर नेहरू, पटेल, कृपलानी और मौलाना आजाद जैसे नेता जिन्ना की मांग के आगे झुकते दिखाई दिए, लेकिन गांधी अब भी इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता सौंपने का मन बना चुकी थी। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन नए और आखिरी वायसरॉय बनकर भारत आए। उन्हें बहुत कम वक्त के भीतर शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के मकसद से यहाँ भेजा गया और वो भी जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते थे। माउंटबेटन ने अपनी कोशिशें शुरू की। वो ये बात अच्छी तरह समझ गए कि भारत के भाग्य की चाबी जिन्ना के पास है। एक मुलाकात के दौरान जिन्ना ने उनसे दो टूक कहा था, हम चाहते हैं कि भारत का बंटवारा हो, नहीं तो ध्वस्त हो जाएगा। हमारे पास बंटवारे की बंदूक है और हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। ब्रिटिश सरकार से सलाह मशवरे के बाद माउंटबेटन ने 2 जून 1947 को सभी दलों की एक बैठक बुलाई। कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी बैठक में पहुंचे, तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली और सरदारों की तरफ से बलदेव सिंह ने इस बैठक में शिरकत की। जब सभी नेता बैठक के लिए माउंटबेटन के निजी कमरे में पहुंचे तो उनके सेक्रेटरी ने सभी के सामने एक बादामी रंग की फाइल रखी। फाइल को देखकर नेहरू गुस्से में तिलमिला उठे, क्योंकि उस फाइल में भारत की आजादी के साथ साथ भारत के बंटवारे की भी योजना थी। माउंटबेटन ने उसी रात सभी नेताओं को अपना फैसला बताने को कहा। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने माउंटबेटन के प्रस्ताव पर फौरन अपनी मंजूरी दे दी। कोई और रास्ता न देखकर कांग्रेस ने भी बंटवारे की रूपरेखा पर अपनी हामी भर दी, लेकिन उस दिन मौन व्रत होने की वजह से बापू ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि अब वो इसको टाल नहीं सकते। अब वो अगर प्रतिष्ठा का भी अपनी सवाल बनाए तब भी ये होने वाला नहीं है, क्योंकि न केवल मुस्लिम लीग के लोग और जिन्ना उसके लिए तैयार थे, बल्कि कांग्रेस का नेतृत्व भी इस बात के लिए तैयार था कि अब बंटवारा हो जाए। गांधी जी बिल्कुल इस बंटवारे के खिलाफ थे और उनकी अनुपस्थिति जो है वो उनकी बहुत ही सख्त और बहुत ही तल्ख प्रतिक्रिया का प्रतीक थी कि वो किसी भी सूरत में इस बंटवारे के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा भी था कि अगर बंटवारा बनेगा तो मेरी छाती पर बनेगा, और बंटवारे के बहुत जल्दी आप जानते हैं कि एक हत्यारे की गोली से उनकी कुर्बानी जो है हो गई, और अगर वो जीते भी रहते तो मेरे ख्याल में बहुत सुखी व्यक्ति की तरह नहीं जीते रहते, क्योंकि वो बंटवारे के किसी भी सूरत में पक्ष में नहीं थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कर दी।
सत्ता का हस्तांतरण और भारत के बंटवारे की एक ही तारीख तय हुई और वो तारीख थी 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त की तारीख तय करने के पीछे एक खास वजह थी। दरअसल 2 साल पहले इसी दिन माउंटबेटन ने अलाइड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडो की हैसियत से विजय हासिल की थी। अब क्योंकि माउंटबेटन को दोनों ही मुल्कों के आज़ादी के समारोह में शरीक होना था, इसलिए पाकिस्तान के आज़ादी का दिन 15 अगस्त के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 तय किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जिसमें बंटवारे की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी लंदन के एक वकील सिरिल रेडक्लिफ को सौंपी गई। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जबकि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले ने भी ऐसा ही फैसला लिया। इन सभी टुकड़ों को जोड़कर दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क का जन्म हुआ, पाकिस्तान। इस मुल्क का एक टुकड़ा हो चुका था, लेकिन इस धरती के कई और टुकड़े होने का खतरा लगातार बना हुआ था। हिंदुस्तान के सामने 650 से ज़्यादा रियासतों को एक साथ रखने की सबसे कठिन चुनौती थी, लेकिन अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सियासी सूझबूझ से इस खतरे को टाल दिया। सरदार पटेल ने अपनी सियासी सूझबूझ, समझदारी और शक्ति के साथ न केवल हिंदुस्तान के और बंटवारे के खतरे को खत्म कर दिया, बल्कि वो 15 अगस्त 1947 को सैकड़ों देसी रियासतों के हुक्मरानों से भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर दस्तखत कराने में भी कामयाब रहे। जूनागढ़ और हैदराबाद के शासकों के जनमत के खिलाफ जाने की वजह से सेना के सहयोग से अधिग्रहण किया गया और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भी पाकिस्तानी हमले के बाद हिंदुस्तान में शामिल होने की अपनी सहमति दे दी। जनवरी 1948, हे राम, आजादी के उत्सव और विभाजन की त्रासदी की यादों के साथ साल 1947 तो गुजर गया, लेकिन बंटवारे के इस अध्याय में अभी भी एक कड़ी और जुड़नी बाकी थी। किसे पता था कि अगले ही साल की शुरुआत में बापू इसी बंटवारे की भेंट चढ़ जाएंगे, जिसे उन्होंने अपनी लाश पर ही स्वीकारने की बात कही थी। उस आधी रात की त्रासदी को गुजरे 69 साल हो चुके हैं, लेकिन इस गुजरे हुए वक्त में हम हर लम्हा उस टीस को भुगतते रहे हैं। ये हमारी नियति नहीं थी, बल्कि सरहद के दोनों तरफ की आवाम पर थोपा गया यथार्थ था। ये एक ऐसी विभाजक रेखा थी जो वक्त के साथ हमारे दिलों में गहरी और भी गहरी होती चली गई। जमीन पर खींची गई लकीर ने आधी रात को आजाद हुए हिंदुस्तान को खून के दरिया में धकेल दिया। क्या हम इतिहास के उस जख्म को कभी भी भुला पाएंगे?